हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। कल हम लोगों ने ब्रिटिश काल में शिक्षा को लेकर जितने भी विकास हुए, यानी कि आयोग जितने भी बने थे, साथ में जितने कॉलेज थे, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग अपने एग्जाम आरओ के लिए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। साथ ही समकालीन व्यक्तियों ने कांग्रेस पे कैसी कैसी टिप्पणियां दी, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और इस सेशन में कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे ब्रिटिश काल में, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे भी फैक्ट कवर करेंगे जो कि आने की संभावना है एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि समकालीन व्यक्तियों ने कांग्रेस पे कैसी कैसी टिप्पणियां दी हैं। सबसे पहले जो टिप्पणी है वो है कांग्रेस की स्थापना के रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है। ये किसने कहा था? ये पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये किसने कहा? ये डफरिन ने कहा था, एग्जाम में आया हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण अवसान में अपनी मदद दे सकूं। देखिए कितना ही मतलब कि घृणा से प्रेरित ये जो है स्टेटमेंट था। ये किसने दिया था? ये कर्जन ने दिया था। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। नेक्स्ट, यदि वर्ष में इसी तरह एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। इसको आप ध्यान रखेंगे और ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है, तो इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कांग्रेस को याचना संस्था की संख्या किसने दी? बिपिन चंद्र पाल ने दिया है। कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा है? कई बार एग्जाम में आया है, अश्वनी कुमार दत्त ने कहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसने कहा? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। इसको भी आप ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि ये आपका एक पीवाईक्यू है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा की जाती है और इसके जो संस्थापक हैं वो A.O. ह्यूम हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे। इसका जो पहले नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय यूनियन नाम था। और दादा भाई नेहरू के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसको आप ध्यान रखेंगे। और A.O. ह्यूम इसके प्रथम सचिव भी नियुक्त किए गए, ये भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं पहले अधिवेशन की, जो कि बंबई में होता है 1885 में। सबसे पहले बता दें कि यह अधिवेशन जो है पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैला था जिसके कारण इसको बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और जब बंबई वाला अधिवेशन हो रहा था 1885 में, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैड स्टोन थे। ये आप नाम ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। ये अधिवेशन 18 से 31 दिसंबर तक चला। कहां पे? ग्वालियर टैंक मैदान के पास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये आप नाम ध्यान रखेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक चल रही थी और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय जो है 1886 में कांग्रेस में हो जाता है। इस अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भागीदारी दिखाई थी। ये पहला स्टेटमेंट था, इसलिए ये छोटे छोटे फैक्ट जो हैं इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न देना होगा तो यहां से बन सकता है। दूसरा जो हमारा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो था कलकत्ता अधिवेशन। ये 1886 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की थी और इसमें 434 सदस्य पार्टिसिपेट किए थे। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को नियमतः कांग्रेस का महासचिव मान लिया गया और सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में स्टैंडिंग कांग्रेस कमेटियां बनाने का निर्णय लिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, बार बार हमारा निकल रहा है, ये मद्रास अधिवेशन हुआ था 1887 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कई बार एग्जाम में आया है, बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। मद्रास अधिवेशन पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें 3000 प्रतिनिधियों ने एक विशाल पंडाल
बनाया था। मद्रास अधिवेशन पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस अधिवेशन के लिए पैसा साधारण जनता से इकट्ठा किया था, और यही अधिवेशन पहला अधिवेशन था जिसमें एक भारतीय भाषा जो कि तमिल भाषा थी उसमें भाषण दिया गया। और इस भाषण का परिणाम क्या होता है कि इसी अधिवेशन के बाद डफरिन और अन्य ब्रिटिश शासक कांग्रेस के विरुद्ध हो गए थे। तो ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। और ये जो शुरुआत के 3 अधिवेशन हैं इसमें प्रतिनिधियों का जो संबंध है वो बुजुर्गा विचारधारा के लोगों से था, जिसमें सर्वाधिक संख्या वकीलों की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे अधिवेशन की, जो कि इलाहाबाद यानी कि अपने उत्तर प्रदेश जो अब वर्तमान का प्रयागराज है वहां पे हुआ था। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये यूपी का पहला अधिवेशन था जो कि कांग्रेस का यूपी में हुआ था, लेकिन वैसे अगर देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे तो ये चौथा अधिवेशन था। ये संख्या जो है, डेटा जो है आप याद रखेंगे। कब हुआ था? 1888 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कई बार एग्जाम में आया है, जॉर्ज यूले ने की थी, और ये प्रथम यूरोपीय थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बता दें कि इलाहाबाद सम्मेलन में पहली बार लाला लाजपत राय ने पार्टिसिपेट किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अधिवेशन को असफल बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस विरोधी तत्वों का एक गुट बनाया, जिसमें बनारस के राजा शिव प्रसाद व सर सैयद अहमद खान शामिल थे। ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कांग्रेस समर्थक दरभंगा महाराज शिशिर चौबे ने लोथर कासल की इमारत किराए पर लेकर अधिवेशन कराने की सारी व्यवस्था की थी। यानी कि ब्रिटिश सरकार इसको जो है असफल बनाने के लिए राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खान से जो है मदद लेते हैं। और वहीं आप देखेंगे कि एक कांग्रेस समर्थक थे जो कि दरभंगा, जो कि बिहार में पड़ता है, जिनका नाम था शिशिर चौबे, ये जो है बनारस के लोथर कौशल की इमारत को किराए पर लेते हैं और अधिवेशन कराए जाने की सारी व्यवस्था वो करते हैं। सर सैयद अहमद खान के बारे में बता दें कि कांग्रेस विरोध के लिए इनको जाना जाता है। अगस्त 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की ये स्थापना करते हैं, और ये शुरू से कांग्रेस के विरोधी थे, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट जो यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है इलाहाबाद अधिवेशन से, वो ये है कि अधिवेशन में यह तय हुआ कि लंदन में कांग्रेस की संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी के रूप में होगी, जो कि ब्रिटेन में भारत के पक्ष में अपना समर्थन जुटाएगी। ब्रिटिश इंडिया कमेटी का जो है, इसके बारे में एक और फैक्ट है, वो ये है कि 1889 में इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो ब्रिटिश इंडिया कमेटी के द्वारा किया जाता है, और इसके संपादक कौन थे? विलियम डिग्बी थे। ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात बताएं, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन देखिए, अभी यहां पे हमारा बात हो रहा था 1888 का, ये शुरुआत के 4 थे। अब हम उन अधिवेशनों के बारे में बात करेंगे जिससे पहले भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि जो हमारे पीवाईक्यूज हैं और कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसा मेरी सोच है। तो उन सभी अधिवेशनों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कलकत्ता अधिवेशन 1890। अब यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ये अधिवेशन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जिस अधिवेशन की हम लोग बात करने वाले हैं वो है कलकत्ता अधिवेशन 1896 की। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला फयानी ने की थी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। धन के बहिर्गम सिद्धांत को यहां पे स्वीकार किया गया था, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। कलकत्ता अधिवेशन 1896 के से 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि एक तो यहां पे वंदे मातरम गाया गया, दूसरा धन के बहिर्गम का सिद्धांत यहां पे फॉलो किया गया। अब बात करते हैं 1901 कलकत्ता अधिवेशन के बारे में, जिसकी अध्यक्षता दिनसा ए वाचा ने की थी, और यहां पे गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ये कई बार एग्जाम में आया है, ये आप ध्यान रखेंगे। 1904 का जो अधिवेशन था बंबई अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता हेनरी कॉटन ने की थी, और इस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में पहली बार जिन्ना ने भाग लिया था। अब गांधी जी का तो आपको याद हो गया, ये कई बार एग्जाम में आया है, कलकत्ता अधिवेशन 1901, लेकिन जिन्ना ने कहां पे पार्टिसिपेट किया? 1904 वाले में किया था, बंबई अधिवेशन में, ये आप ध्यान रखेंगे। वाराणसी अधिवेशन, देखिए ये भी यूपी से रिलेटेड है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, यह आप ध्यान रखेंगे। गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी, और स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस का
समर्थन मिल गया वाराणसी अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 कई बार एग्जाम में आया है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कहां हुआ? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसी अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी के बीच में विवाद हुआ था, यह आपको पता होगा, और 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कौन कौन से? शिक्षा प्रस्ताव, स्वदेशी प्रस्ताव, स्वशासन प्रस्ताव और बहिष्कार प्रस्ताव। ये चारों प्रस्ताव भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं सूरत अधिवेशन 1907 की। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, यह आपका पीवाईक्यू वाला पोर्शन कवर कर रहा है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और कांग्रेस का यहां पे प्रथम विभाजन हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के बारे में, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया था और पहली बार जनगण मन यहां पे गाया गया था। अब जब बात यहां पे जनगण मन की हो रही है तो कुछ और फैक्ट हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे जनगण मन के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बंगला भाषा में लिखा गया था। पहली बार 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से यह प्रकाशित हुआ था। यह आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। 1919 में इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से, यह आप ध्यान रखे रहिएगा। इस गीत में 5 पद हैं, प्रथम पद में 13 पंक्तियां हैं। देखिए ऐसे जो फैक्ट है ना, ये आपके जो है आरओ एआरओ के एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं कि आरओ एआरओ का एग्जाम जो है ये 60 से 70% जो है फैक्ट बेस होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 1919 में जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से होता है और पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको जो है प्रकाशित किया जाता है। किस नाम से? भारत भाग्य विधाता के नाम से। तो ये तो रहा 1911 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कांग्रेस के। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के बारे में, जो कि 1912 में होता है, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर जी करते हैं। इसमें ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। अब बात करते हैं सीधे 1915 के बंबई अधिवेशन के बारे में। यहां से कौन कौन से फैक्ट हैं? एक तो है कि इसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था और इस अधिवेशन में एकमात्र गवर्नर जनरल वेलिंगटन ने पार्टिसिपेट किया था। इस समय वह बंबई के गवर्नर जनरल हैं। प्रश्न आता है एग्जाम में और आया भी हुआ है कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया उसका नाम वेलिंगटन था और ये कहां के गवर्नर जनरल थे? ये बंबई के थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर अब पूछ लेगा कि किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था? बंबई अधिवेशन 1915 में, ऐसे फैक्ट जो है आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन। ये भी जो है यूपी में हुआ था और कई बार एग्जाम में ये आया भी हुआ है। 1916 में इसका आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तिलक एवं एनी बेसेंट के सहयोग से नरमपंथी और गरमपंथी पुनः मिलकर एक हो गए इस अधिवेशन में 1916 में। लखनऊ समझौता होता है कांग्रेस व लीग के मध्य में। तिलक व जिन्ना की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। कांग्रेस ने मार्लो मिंटो अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तिलक जी ने अधिवेशन में नारा दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के बारे में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। कई बार एग्जाम में आया है कि प्रथम महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की उसका नाम है एनी बेसेंट, लेकिन अगर आ जाएगा प्रथम भारतीय महिला तो उसका नाम जो है सरोजनी नायडू उसका आंसर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ये प्रथम महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। तो कब किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अब बात करते हैं दिल्ली अधिवेशन 1918 की, जिसकी अध्यक्षता किया था मदन मोहन मालवीय ने और यहां पे मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। वास्तविक जो इसके अध्यक्ष थे वो तिलक चुने गए थे, लेकिन वेलेंटाइन सिरोल के एक केस के लिए उनको ब्रिटेन जाना हुआ था, इसीलिए मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता किया था। यहां कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना होती है और कौन करते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तिलक के अध्यक्ष बनने पर नरमपंथी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस
से अलग हो गए। ये आप ध्यान रखेंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब अलग हुए थे कांग्रेस से? 1918 में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमृतसर अधिवेशन 1919 के बारे में। सेशन लंबा हो रहा है लेकिन सारे के सारे फैक्ट आप देख रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट है। ये कई पुस्तकों से चुनकर एक नोट्स के रूप में तैयार किया गया है और इसमें पीवाईक्यूज को भी शामिल किया गया है। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन अमृतसर वाले 1919 की, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन की खास बात यह है कि गांधी जी के साथ एनसी केलकर तथा आईवी सेन को कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए कहा गया था। ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा, गांधी जी के साथ एनसी केलकर और आईवी सेन। ऐसे ही एग्जामिनर जो है प्रश्न ढूंढता है बनाने के लिए। किसने? एनसी केलकर और आईवी सेन को गांधी जी के साथ भारत कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए कहा गया था। कब? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अब हम बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। 1920 में कांग्रेस के दो अधिवेशन होते हैं। तो पहला वाला जो होता है वो कलकत्ता में होता है और कलकत्ता की जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। और यहां पे असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन उस प्रस्ताव का विरोध भी किया जाता है। कौन कौन करते हैं? चितरंजन दास करते हैं, मोतीलाल नेहरू करते हैं, जिन्ना करते हैं। ये नाम आप ध्यान रख रहिएगा कि कलकत्ता अधिवेशन में पारित असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो तीन लोगों ने किया था, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और जिन्ना ने। उसके बाद हम बात करते हैं 1920 में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, जिसका नाम था नागपुर अधिवेशन। दिसंबर 1920 में हुआ था और इससे ठीक जो है 2 महीने पहले सितंबर में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। तो यहां पे हम लोग नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को देखने वाले हैं और क्या क्या फैक्ट हैं। इसकी अध्यक्षता सीवी राघवाचारी ने किया था। यह आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फैक्ट देख लें। 25 पैसे चंदा देकर 21 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है, ऐसा निर्णय लिया गया था। एग्जाम में पूछा गया है, यह आप ध्यान रखें। पहली बार भाषाई आधारों पर प्रांतों के विभाजन की बात इसी अधिवेशन में कही गई थी। 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति जारी की गई थी। चितरंजन दास ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया था, मतलब यहां पे विरोध किया था लेकिन नागपुर अधिवेशन 1920 में पारित कर दिया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 के बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या फैक्ट हैं। इसकी अध्यक्षता सीआर दास ने की थी और दास असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हो जाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। चितरंजन दास का भाषण सरोजनी नायडू ने पढ़ा था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। यह पहला अधिवेशन था जिसमें प्रतिनिधियों को फर्श पर बैठने का प्रबंध किया गया। तो कौन कौन से फैक्ट निकले? एक तो अध्यक्ष जो है सीआर दास थे, लेकिन असहयोग आंदोलन भी चल रहा था तो वो गिरफ्तार हो गए। तो जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो अध्यक्षता किसने संभाली? हकीम अजमल खां ने संभाली थी। उसके बाद एक फैक्ट है कि चितरंजन दास का जो भाषण था वो किसने पढ़ा था? अहमदाबाद अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। और एक और फैक्ट है कि पहली बार यहां पे प्रतिनिधि जो है वो फर्श पे बैठे थे। नेक्स्ट गया अधिवेशन की बात करें, 1922 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सीआर दास ने पुनः किया था। सीआर दास ने इस्तीफा दे दिया था यहां से, और जब इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस खिलाफत पार्टी की स्थापना करते हैं। कौन कौन करते हैं? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। सीआर दास उसके अध्यक्ष बनते हैं, सचिव जो है मोतीलाल नेहरू बनते हैं। ये ध्यान रखे रहिएगा, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है। अब हम बात करते हैं दिल्ली अधिवेशन। दिल्ली में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1923 के बारे में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखें। स्वराजवादियों को चुनाव में भाग लेने की स्वीकृति दिल्ली अधिवेशन 1923 में दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बेलगांव अधिवेशन 1924 कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि गांधी जी किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। यहां पे कांग्रेस और लीग अलग हो जाते हैं। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल मिलता है बेलगांव अधिवेशन 1924 से। कानपुर अधिवेशन 1925 कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू करती हैं और ये पहली भारतीय महिला बनती हैं जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था पहली बार, कब? कांग्रेस अधिवेशन 1925 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप
ध्यान रखे रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुवाहाटी अधिवेशन 1926 के बारे में, जिसकी अध्यक्षता किया था श्रीनिवास अयंगर ने। कांग्रेसियों को खादी पहनना इसी अधिवेशन से अनिवार्य कर दिया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। मद्रास अधिवेशन 1937 के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी करते हैं और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 से कौन सा फैक्ट है, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं और कांग्रेस विदेशी विभाग की स्थापना होती है। विदेशी विभाग की स्थापना कब होती है, 1928 में। यहां पे हिस्ट्री के आपके ऐसे भी कुछ पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। कांग्रेस के विदेशी विभाग की स्थापना कब होती है, 1928 में, और 1928 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, मोतीलाल नेहरू थे। अब हम बात करते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 के बारे में। कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहां पे पारित हो जाता है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय आंदोलन महान विभाजक रेखा के रूप में काम करता है, यह आप ध्यान रखे रहेंगे। कराची अधिवेशन 1931। अब यहां से कौन कौन से फैक्ट हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग अध्यक्ष ही देखते हैं। अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। पहली बैठक जिसमें गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ा। प्रश्न आएगा कि कांग्रेस का वो कौन सा पहला बैठक था जिसमें गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ा था, तो आप आंसर ध्यान रखेंगे, कराची अधिवेशन 1931। इसी में गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया मूल अधिकार प्रस्ताव कराची अधिवेशन में पारित हो जाता है। आर्थिक राष्ट्रीय नीति से भी प्रस्ताव यहां पे रखा गया था। तो ये तो रहा 1931 के कराची अधिवेशन से इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1933। अच्छा, अगर आप बढ़ा के वीडियो देख रहे हैं तो मैं पहले से भी क्लियर कर दूं कि यहां पे मैं उन्हीं इंपॉर्टेंट अधिवेशनों के बारे में बात कर रहा हूं जो कि या तो पहले पूछे गए हैं, यानी कि हमारे PYQs हैं, या तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में आने की जिनकी प्रबल संभावना है। ठीक है, तो जैसे यहां पे 1931 है, उसके बाद हम 1932 से खा गए, 1933 का आ गए, तो 1933 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। जैसे इसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता ने किया था और ये प्रथम अंग्रेजी महिला अध्यक्ष थी, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। बंबई अधिवेशन 1934 के बारे में बात करते हैं, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना किस अधिवेशन में होती है, बंबई अधिवेशन 1934 में, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन 1936। कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आया हुआ है। इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना होती है। देखिए, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न बन सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना होती है, तो आपका आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1936। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल बताया। कांग्रेस का लक्ष्य अब इस अधिवेशन के बाद समाजवाद का हो जाता है, लखनऊ अधिवेशन 1936 के बाद से। अब बात करते हैं फैजपुर अधिवेशन 1937 के बारे में। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था कौन सा था, तो वो फैजपुर अधिवेशन 1937 था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हरिपुरा अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ये दूसरा अधिवेशन था जो गांव में आया है। देखिए, पहला अधिवेशन जो फैजपुर में हुआ था ये कई बार आया है, लेकिन ये आला इस पॉइंट से नहीं आया है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किस स्थान पे हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरा अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था वो हरिपुरा अधिवेशन 1938 का था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित झंडा गीत, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर गाया गया था, वो इसी अधिवेशन में गाया गया था। भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। अब बात करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की। ये बहुत ही डिस्प्यूट वाला रहा है और कई बार एग्जाम में आया है। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, बोस व सीतारमैया में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई थी। बोस की जीत होती है लेकिन बोस इस्तीफा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। अब सुभाष चंद्र बोस जो है वो
इतना सम्मान करते थे गांधी जी का कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं। तो अध्यक्षता किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कराची अधिवेशन 1931 के बारे में। सॉरी, ये वाला तो पेज हो चुका है, पेज अब हमारा आएगा 40 वाला, ये आ गया। बात करते हैं रामगढ़ अधिवेशन 1940 के बारे में, जो कि जो है रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था, और ये वर्ष 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मेरठ अधिवेशन होता है 1946 में डायरेक्ट, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी करती हैं, और आजादी के समय ये अध्यक्ष रहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जयपुर अधिवेशन हुआ था 1948 में, आजादी के बाद अध्यक्ष बने थे पट्टाभी सीतारमैया। अभिभाषण जो हुआ था गोकुल भाई भट्ट ने किया था। गांधी जी की स्मृति में राष्ट्रीय यादगार कोष स्वीकृति की गई थी जयपुर अधिवेशन 1948 में, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे अधिवेशन थे जो कि हमने एक पीवाईक्यूज के रूप में भी देखा, मतलब कि जितने भी प्रश्न पहले पूछे गए हैं वो भी कवर हुए हैं कांग्रेस के अधिवेशन से। साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोगों ने कवर किया है। अब यहां पे कुछ फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं कांग्रेस से रिलेटेड। जैसे यूरोपियन जिनके द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, वो कौन कौन से थे? सर विलियम वेडरबर्न, इन्होंने बंबई 1889 और इलाहाबाद में 1910 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अल्फ्रेड वेब, इन्होंने मद्रास अधिवेशन 1894 की अध्यक्षता की थी। सर हेनरी कॉटन, ये बंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1904 में करते हैं। एनी बेसेंट कलकत्ता में करती हैं 1917 में। नलिनी सेन गुप्ता, ये कलकत्ता में करती हैं 1933 में, जो कि यूरोपीय थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। आजादी के पहले कुल 3 महिलाओं ने अध्यक्षता किया था, कौन कौन? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। ये प्रश्न आया हुआ है, इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजें हैं जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। जैसे यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल पे मैं नोट्स बना रहा हूं, थोड़ा समय लगता है, स्वास्थ्य भी नहीं सही है, ठंड बहुत ज्यादा है, और मैं शुरू से मैं मतलब कि मेरी तबीयत खराब नहीं हुई थी, लेकिन ये जाते जाते ठंड थोड़ी सा मुझे इफेक्ट कर रहा है। तो मैं नोट्स लगातार बना रहा हूं, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें, वीडियो प्रॉपर मिलेगा। और मंगलवार के बाद निश्चित है कि आपको रेगुलर जो है 3 से 4 फैक्ट वाले वीडियो मिलने वाले हैं। करंट अफेयर के मैं कुछ पॉइंट बताता चलूंगा, वो पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि वहां से प्रश्न आपको बिल्कुल मिलना है, बिल्कुल मिलना है। जैसे सबने G20 पढ़ा होगा, G20 तो सबने पढ़ा होगा। तो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, अगर आपको ये पता है कि 100वां अधिवेशन G20 का, सॉरी 100वां मीटिंग कह लें या तो सम्मेलन कह लें, या तो कोई ऐसा एंगेजमेंट ग्रुप रहा होगा जिसका सम्मेलन हुआ होगा, जैसे कि क्या बोलते हैं, वुमेन 20 है, लेबर 20 है, स्टार्टअप 20 है, तो ऐसे एंगेजमेंट ग्रुप जो है G20 के 11 हैं। तो जब से G20 बनाई गई थी तब से उनकी 100वीं जो मीटिंग्स होती हैं वो कहां पे की गई, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट हैं जिन पे मैं डिस्कशन करता रहूंगा, लेकिन वो प्रॉपर मैं मतलब कि ऐसे ही एक बोर्ड पे लिख के करता रहूंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक यूपी स्पेशल वाली हमारी सीरीज या तो हिस्ट्री के हमारे पुराने नोट्स नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। ध्यान रहे, मंगलवार से आपको 3 से 4 वीडियो डेली मिलने वाले हैं, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहे, और जो कि आपके आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।